नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 56 हल करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। 25 बिल्कुल नए प्रश्न साथियों, जुलाई के लिए बेहद ही उपयोगी है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरा पेपर करके जाना और कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट करके बताना कि आपको पेपर कैसा लगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? देखना, रेखांकित करना, सुनना और जागना। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। साथियों, पहले प्रश्न में आपके जो सही आंसर है वो है दूसरा विकल्प, रेखांकित करना। यहाँ पर कार्य सूचक क्रिया है, मतलब जिसमें कार्य हो रहा है। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। रेखांकित करना इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों। तो दूसरा प्रश्न है आपके, शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक है B.F. स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस F. गिलबर्ट और थॉर्नडाइक। साथियों देखिए, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि किसने दी थी साथियों? B.F. स्किनर ने दी थी। लेकिन शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन दी है नॉर्मन ए क्राउडर ने। किसने दी है? नॉर्मन ए क्राउडर ने दी है। अतः यहाँ पर आपके विकल्प नंबर जो 2 है नॉर्मन क्राउडर का, यही आपका सही आंसर है। शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर है साथियों। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 3 है, दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत संकेतक का प्रयोग किया जाता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने हेतु, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में और दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। तो देखो, तीसरे प्रश्न में आपसे जिस प्रकार से संकेतक का प्रयोग पूछा जा रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए तो प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रस्तावना का। लेकिन साथियों, संकेतक का प्रयोग, संकेतक एक दृश्य सामग्री है, अतः दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में संकेतक का प्रयोग दैनिक पाठ योजना में किया जाता है। तो मतलब दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न है आपके साथियों, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, मायादीप और सभी श्रव्य सामग्री है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें कि श्रव्य सामग्री नहीं है, उसकी बात की जा रही है साथियों। तो अगर हम देखें ग्रामोफोन को, ग्रामोफोन एक श्रव्य सामग्री है। श्रव्य सामग्री मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है। लिंगुआफोन ये भी बिल्कुल आपके श्रव्य सामग्री है। लेकिन जो मायादीप है साथियों, ये आपके श्रव्य सामग्री नहीं है, बल्कि ये एक दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? ये एक दृश्य सामग्री। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 है, किस अभिकर्मित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में, मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि में या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि में। तो उस विधि का आपको नाम बताना है जिसमें मंदबुद्धि बालक ज़्यादा रुचि लेते हैं साथियों। तो प्रश्न संख्या 5 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में जो बालक मंदबुद्धि होते हैं, मतलब थोड़े जो कमजोर होते हैं, वो बालक ज़्यादा इसमें रुचि लेते हैं। अतः विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रश्न पत्र तैयार करना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और परीक्षा करवाना। तो बताइए, मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से किस विकल्प में दे रखा है? मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है साथियों, तो आपको मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन का बताना है। तो राइट आंसर देखते हैं। देखो, केवल प्रश्न पत्र तैयार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना हो सकता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और परीक्षा करवाना, ये भी गलत है। पहला और चौथा तो पूर्णतः गलत है। अब दूसरे और तीसरे विकल्प में से आपका कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा साथियों? तो प्रश्न संख्या 6 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा अधिगमकर्ता, मतलब जो सीखने वाला है उसकी उपलब्धि जानना कि आखिर उसको जो शिक्षण कार्य कराया गया है उसमें से उसने क्या क्या चीज़ें सीखी है, उसकी उपलब्धि जानना, और यदि कुछ कमियां हमारे सामने आई हैं तो उन कमियों को दूर करना, उनमें सुधार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य
होता है साथियों। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रयोग प्रदर्शन शिक्षण विधि में प्रयोग प्रदर्शन करते समय छात्रों की सहभागिता प्राप्त की जाती है। प्रश्नोत्तर प्रक्रिया के माध्यम से, छात्रों द्वारा प्रयोग प्रदर्शन कराने से छात्रों द्वारा लिखित कार्य करके, और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, प्रयोग प्रदर्शन विधि एक अध्यापक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है साथियों। अब आपको इसमें क्या करना है कि भाई आपको जिन छात्रों के सामने आप प्रयोग प्रदर्शन कर रहे हो उनकी सहभागिता प्राप्त करनी है। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए, लिखित कार्य प्रयोग प्रदर्शन कराने से और प्रश्नोत्तर प्रक्रिया के माध्यम से। तो साथियों ये दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्रयोग प्रदर्शन विधि में प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है, न कि छात्रों द्वारा। फिर तो वो प्रयोगशाला विधि हो चुकी है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो पहला विकल्प है प्रश्नोत्तर प्रक्रिया के माध्यम से, यदि आप प्रयोग प्रदर्शन कर रहे हो और बीच में छात्रों से प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो प्रयोग के आधार पर प्रयोग को देख करके साथियों उसका उत्तर देंगे, तो वो भी निश्चित रूप से उसमें सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए 7वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8वां प्रश्न, मूल्यांकन किया जाता है, उपलब्धि की जांच करने हेतु किया जाता है, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, कक्षा में प्रोन्नति के लिए किया जाता है, या प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए किया जाता है। तो बताइए प्रश्न नंबर 8 में कि भाई मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तीसरा विकल्प पूर्णतः गलत है क्योंकि ये कह रहा है प्रोन्नति करने के लिए, मतलब उत्तीर्ण करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा विकल्प गलत है। प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए भी नहीं साथियों, ये भी गलत है। पहला या दूसरा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा? तो देखो 8वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, उपलब्धि की जांच करने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है साथियों। चलिए नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके, गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? आर्यभट्ट का है, कार्ल युंग का है, मतलब कार्ल यंग या युंग एक ही है, ठीक है, होगबेन का है, या रामानुज का है। तो गणित के संबंध में ये जो कथन कहा गया है कि भाई गणित क्या है? सभ्यता का प्रतिबिंब है। साथियों ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर देना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं। उपरोक्त ये जो परिभाषा है गणित के संदर्भ में, ये होगबेन की है। किसकी है ये परिभाषा? होगबेन की है साथियों, क्योंकि यहाँ पर होगबेन ने जो परिभाषा दी है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। दर्पण मतलब प्रतिबिंब है, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैंने इसको, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल होगबेन ही इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 10वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 10, भाषा की शिक्षा दी जाती है, अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है, विद्वान बनने के लिए दी जाती है, मनोरंजन के लिए दी जाती है, या साहित्यकार बनने के लिए दी जाती है? तो बताइए प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प आपका सही है? भाषा की शिक्षा किस लिए दी जाती है, ऐसा आपसे प्रश्न संख्या जो 10 है इसमें पूछा जा रहा है साथियों। तो राइट आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में एक एक विकल्प को देखेंगे एक बार। पहला विकल्प है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, तो बिल्कुल सही लग रहा है। विद्वान बनने के लिए गलत है, मनोरंजन के लिए गलत है, साहित्यकार बनने के लिए गलत है साथियों। पहला ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है। भाषा की शिक्षा क्यों दी जाती है? ताकि बच्चे अर्थ ग्रहण कर सके और अभिव्यक्त कर सके अपने विचारों को। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि आप लाइक और शेयर करके हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। जिस प्रकार हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका भी दायित्व बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करने का साथियों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देख लेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 11, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक को परीक्षा में पास करना, बालक का सामाजिकरण करना, बालक को समाज का ज्ञान देना और बालक को भाषण देना सिखाना। तो बताइए प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प सही है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है कौन से विकल्प में दे रखा है साथियों? पहला विकल्प पूर्णतः गलत है। परीक्षा में पास कराना
सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बालक को भाषण देना सिखाना। तो दूसरा या तीसरा कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? सामाजिकरण करना या समाज का ज्ञान देना? हमने बच्चों को पढ़ाया, समाज का ज्ञान दे दिया, यदि उसने उसको व्यवहार में ही नहीं लाया साथियों, यदि व्यवहार में उस चीज़ को नहीं अपनाया तो फिर वो ज्ञान देने का क्या मतलब हुआ? इसलिए बालक का सामाजिकरण करना सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में आता है। सामाजिकरण करना मतलब जो समाज के नियम हैं साथियों, जो जिस प्रकार से समाज चलता है, समाज में जो जो चीज़ें होती है, बालक उसमें सक्रिय भूमिका निभाए। विकल्प 2 आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 12। साथियों 12वां प्रश्न है आपके, द्रुत पाठ है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन और सहायक पुस्तक का अध्ययन। तो बताइए प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प आपके सही है? देखो इस क्वेश्चन को रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, और इस क्वेश्चन पर आरबीएससी के द्वारा बोनस दिया गया था। इस क्वेश्चन पर आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा बोनस दिया गया था साथियों। और अब आपको यहाँ पर अगर फिर भी हम इसका एग्जैक्टली आंसर देखें तो कविता, कहानी, नाटक गद्य पद्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सहायक पुस्तक जो होती है साथियों, सहायक पुस्तक द्रुत पाठ के अंतर्गत आ जाती है। हालांकि इन चीज़ों का भी आप द्रुत पाठ कर सकते हो, कहानी का कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया। तो फिर अगर एग्जैक्टली आंसर हम देखें तो सहायक पुस्तक का अध्ययन करना साथियों द्रुत पाठ के अंतर्गत यहाँ सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 4th विकल्प सही रहेगा, चाहे बोनस दिया गया हो, लेकिन 4th विकल्प सबसे बेस्ट है इसमें। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। तो आपके 13वां प्रश्न क्या है? वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का और अंतर वैयक्तिक विधि का। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके इस प्रश्न में कौन सा विकल्प ये बता रहा है कि छात्र खुद के प्रयास से, खुद की पहल से ज्ञान को अर्जित करता है? ऐसा कौन सी जगह बता रखा है? तो साथियों देखो, अंतर्वैयक्तिक, परंपरागत या निगमनात्मक इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। क्योंकि अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, और सीखते कौन है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी खुद की पहल से, खुद के प्रयासों से यदि चीज़ों को सीखते हैं तो मतलब खुद सक्रिय रह रहे हैं, और खुद सक्रिय रह रहे हैं तो वो विधि जो है साथियों अधिगमकर्ता केंद्रित विधि रहेगी। सेकंड विकल्प इसलिए आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 14। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसे समझने में मदद करते हैं? अध्यापक को समझने में मदद करते हैं, शिक्षार्थी को समझने में मदद करते हैं, विषय वस्तु को समझने में मदद करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखो 14वें प्रश्न में इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आप यहाँ से हटा सकते हो। अब देखो साथियों, मनोवैज्ञानिक जो आधार होता है पाठ्यक्रम का, मनोवैज्ञानिक आधार जो पाठ्यक्रम निर्माता मतलब जो पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले होते हैं साथियों, ये मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षार्थियों को समझने में उनको मदद करता है। शिक्षार्थी मतलब छात्रों को, बच्चों को। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 15 है, समग्र और सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी किंतु शिक्षकों के लिए भार है। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक है। समग्र और सतत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी संभव है, और समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो बताओ प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा साथियों? अच्छी तरह से देख लीजिए। देखो अगर हम देखें तो पहला विकल्प कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी किंतु शिक्षकों के लिए भार है, तो गलत है साथियों। विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी और शिक्षकों के लिए आप इसको भार नहीं कह सकते। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक है, सही है। शिक्षण के दौरान भी संभव है, सही है। इससे ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है, सही है। तो बिल्कुल दूसरा विकल्प भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है, और चौथा विकल्प भी सही है आपके प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ 3 विकल्प सही है। अब यूँ मत कहना कि सर 3 विकल्प कैसे सही कर रहे हो आप, तो भाई आरबीएससी खुद भी करती है ऐसा, इसलिए कुछ चीज़ें मैं उनकी जैसी कि भाई हाँ आप उस चीज़ को समझ सको।
तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 16, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता लिखना और कक्षा के बड़े आकार में वर्णमाला का चार्ट लगाना। तो यहाँ पर प्रिंट समृद्ध वातावरण का अर्थ किस विकल्प में सही से दे रखा है? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही रहेगा? साथियों, रंगीन चार्ट और पोस्टर, रंगीन कविता, वर्णमाला का चार्ट, ये प्रिंट समृद्ध वातावरण के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन पहला विकल्प सबसे बेस्ट है। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है, इसके अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना प्रिंट समृद्ध वातावरण का बिल्कुल सटीक अर्थ प्रकट कर रहा है। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है? अर्थ ग्रहण का कौशल का विकास करना है आपको, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो होता है मौन वाचन, क्योंकि मौन वाचन के माध्यम से साथियों मन ही मन में चीज़ों को पढ़ते हैं और सर्वाधिक अर्थ ग्रहण भी किस में होता है? मौन वाचन में ही होता है। बिल्कुल शांत रहकर इसमें पढ़ाई की जाती है। तो थर्ड विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, संग्रहालय को किस सहायक सामग्री में समाविष्ट किया जाता है? श्रव्य सहायक सामग्री में, दृश्य सहायक सामग्री में, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए साथियों। देखो, संग्रहालय में क्या होता है? किताबें होती है साथियों, तो उसमें सुनाई नहीं देती, दिखाई देती है, इसलिए श्रव्य गलत हो जाता है। अब दृश्य या श्रव्य दृश्य, तो 18वें पृष्ठ में आपके दूसरा विकल्प सही है। संग्रहालय को दृश्य सहायक सामग्री के रूप में समाविष्ट किया जाता है। सेकंड विकल्प आपके जो 18वां प्रश्न है, इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा कथन संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। और पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो जो कथन यहाँ पर संगत नहीं है मतलब गलत है साथियों, असंगत है, असत्य है, उस कथन का आपको प्रश्न संख्या 19 में चुनाव करना है। तो पहला विकल्प देखें तो पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, क्योंकि कक्षा शिक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का क्या है? साधन है, साध्य नहीं है साथियों, तो ये भी सही है। और पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं, साध्य नहीं है, साधन है, ऊपर वाले विकल्प में ही दे रखा है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 20वां प्रश्न, यह शिक्षक की अनुदेशी सामग्री है। कार्य पुस्तक, पूरक सामग्री, एटलस और पाठ्यक्रम गाइड। तो देखो, जो शिक्षक की अनुदेशी सामग्री है उसका चुनाव आपको प्रश्न संख्या 20 में करना है साथियों। 20वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, शिक्षक की अनुदेशी सामग्री के अंतर्गत कार्य पुस्तक को नहीं, बल्कि जो पूरक सामग्री होती है, जो सहायक सामग्री होती है, उसको ही शिक्षक की अनुदेशी सामग्री के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है 20वें प्रश्न का। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना साथियों कि 25 में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही और सटीक बैठ रहे हैं। तो चलिए 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21, किसका संबंध बोलने के कौशल विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ और प्रतिलिपि। तो जिस विकल्प में बोलने के कौशल विकास से संबंध आपको नहीं दिख रहा है,
उस विकल्प का आपको प्रश्न संख्या 21 में चुनाव करना है। साथियों, यदि बालक शुद्ध उच्चारण करता है तो उच्चारण मतलब बोल रहा है, तो ये भी बोलने के कौशल के विकास से संबंधित है। सस्वर वाचन, स्वर के साथ किया गया वाचन, तो इसमें भी बोला जा रहा है। कविता का पाठ किया जा रहा है, तो कविता मतलब पद्य शिक्षण में साथियों मौन जो पठन होता है वो वर्जित होता है। इसमें सस्वर पठन किया जाता है सुर लय ताल यति गति के साथ, तो ये भी सही है। लेकिन प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल से नहीं है, बल्कि प्रतिलिपि का संबंध लेखन कौशल से है। किससे है? लेखन कौशल से। इसलिए प्रश्न संख्या 21 में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 22वां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में तकनीक का उपयोग करने को शिक्षण में कहा जाता है। आईटी कहा जाता है, आईसीटी कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है और संचरण प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो 22वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, मतलब जो बच्चों को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है शिक्षण की साथियों, उसको आपको क्या बनाना है? बेहतर बनाना है। तो उसमें तकनीक का जो हम उपयोग करते हैं उसको आईसीटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आईसीटी के नाम से। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 22 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, किसी प्रश्न में अगर आपको बाय चांस कोई त्रुटि नजर आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 23वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है मूल्यांकन के लिए, अनुभविक साक्ष्य के लिए, अच्छा समय व्यतीत करने के लिए और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर बताओ, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण किसके कारण से उपयोगी होता है? क्या मूल्यांकन के लिए ये उपयोगी है या अनुभविक साक्ष्य के लिए? ये गलत है, ये सही है। अच्छा समय व्यतीत करने के लिए गलत है, सभी भी गलत है। ओनली दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है साथियों। अनुभविक साक्ष्य के लिए का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। तो सेकंड विकल्प ही 23वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपके, कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? गिलबर्ट के द्वारा, रॉबर्ट गेने के द्वारा, रॉबर्ट गेने लिखा था, मैगनेर के द्वारा और स्टालुरो व डेविस के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर बताओ, यहाँ पर कौन सा विकल्प आपके सही है साथियों। कंप्यूटर आधारित जो टीचिंग मॉडल है, इनमें से स्टालुरो व डेविस के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? स्टालुरो व डेविस के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद रखना है। तो फोर्थ विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेंगे, तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री और ड्राइंग उपकरण। तो देखो, सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है साथियों। इसमें जो शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि ये तीनों चीजें सिर्फ एक इंद्रिय सक्रिय रखती है, जबकि दृश्य श्रव्य सामग्री 2 इंद्रियों को सक्रिय रहती है। इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है साथियों, जिससे अधिगम का ग्रहण भी अधिक होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही रहेगा। ये आपके कंप्लीट पेपर हुआ 57वां साथियों। अब आपके 33 पेपर आना और बाकी है टीचिंग मेथड के। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 57वां ये शायद 56वां टेस्ट है साथियों। तो 56वां टेस्ट कंप्लीट हुआ, अभी आपके 34 टेस्ट आना और बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का।